बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एक इंतहाई अहम टॉपिक स्टोइचियोमेट्री के साथ पेश खिदमत है। आज इस क्लास में हम स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मास मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन बयान करते हुए हम कहते हैं कि स्टोइचियोमेट्री दरअसल स्टडी है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की, जो कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान कायम की जाती है। और ये जो रिलेशनशिप हम क्वांटिटेटिव वाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कायम करते हैं, उसकी ज़रूरी बात यह है कि हमारे सामने मौजूद हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब ये कि जो स्टोइचियोमेट्री है ये केमिस्ट्री का मैथमेटिकल पार्ट है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से गुजरते हैं। और कैलकुलेशन किस हवाले से होती है? क्योंकि ये कैलकुलेशन क्वांटिटेटिव है, इसका मतलब है हम एक रिएक्टेंट के अमाउंट से दूसरे रिएक्टेंट के अमाउंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक लिए गए रिएक्टेंट के अमाउंट से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट की क्वान्टिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तीन बातें हमारे लिए अहम हैं, यानी कि हम कौन से रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री के तहत ले सकते हैं और किन एहतियात से हमें गुजरना होता है। तो सबसे पहली बात ये कि हम किसी ऐसे रिएक्शन को ले रहे हों स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि जिसमें रिएक्टेंट वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हों प्रोडक्ट में। यानी कि ऐसा ना हो कि रिएक्शन अभी प्रोसेस हो, तो हम ऐसे रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं ले सकते। दूसरी अहम चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये कि कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। जैसे बेंजीन के डेरिवेटिव बनाते वक्त इसके बेंजीन के जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं तो उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, तो ऐसा कोई रिएक्शन भी हम स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी और अहम बात ये कि जब स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा होता है तो हम एक ऐसी इक्वेशन को लेते हैं जो कि मॉलिक्यूलर स्टेट में लाजमी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये तीन शराइत हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम का हिस्सा कब बनाएंगे। अगर ये तीन शराइत किसी भी रिएक्शन में पाए जाएं तो उस रिएक्शन को हम स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान किन किन रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। पहली टाइप तो ये है कि हम मास मास रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, यानी कि एक मास से दूसरा मास आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरीके से हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कायम कर सकते हैं, यानी कि अगर गैसेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है तो एक गैस के वॉल्यूम से हम दूसरे गैस के वॉल्यूम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरी और अहम रिलेशनशिप जो कि है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में गैस स्टोइचियोमेट्री के साथ मैंने कवर करना है। तो आज की क्लास में शुरू की दो रिलेशनशिप के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। तो कबल इसके हम वर्किंग शुरू करें, कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस करना है। वो की पॉइंट्स ये हैं कि जब हम एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने जाएं तो उस वक्त हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक आम रिएक्शन की तरफ तवज्जो कीजिए। एक जनरल रिएक्शन आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में प्रोडक्ट सी फॉर्म हुआ। मैं चाहता ये हूँ कि एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट के मास को आइडेंटिफाई कर लूँ। अब हो सकता है कि मुझे रिएक्टेंट ए का मास पता हो या फिर रिएक्टेंट बी का मास पता हो, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं किसी एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ तो स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज से लिख सकता हूँ। लेट्स से मुझे ए की मिकदार पता है और उसके अमाउंट से मैं बी की मिकदार या अमाउंट को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, तो स्टेटमेंट का आगाज़ यानी जो मेरा सोल्यूशन है वो इस स्टेटमेंट के साथ शुरू हो सकता है। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल जो कि मास को शो कर रहे हैं, ये दरअसल मोलर मास की रिलेशनशिप है दो रिएक्टेंट के दरमियान। हम ये बात जानते हैं कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मोल रेशियो में होता है, जिसके तहत एक ख़ास मोल रेशियो में ही एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर मैं रिएक्टेंट से रिएक्टेंट को मालूम करने जाऊंगा तो मैं इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह है कि रिएक्ट्स के लफ्ज़ के साथ साथ हम मज़ीद भी कुछ लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि टेक्निकल करेक्ट है, लेकिन रिएक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना वो ज़्यादा मुनासिब है। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए के एक्स ग्राम वो यूज़ करते हैं बी के वाई ग्राम्स को। इसी तरीके से मैं एक और सिनोनियम यूज़ कर सकता हूँ कि रिएक्टेंट ए वो कंज्यूम करता है रिएक्टेंट बी के वाई ग्राम्स को। तो कोई भी स्टेटमेंट में लेकर अपने सोल्यूशन को स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, जब हम सोल्यूशन पे पहुँचेंगे तो इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता हुआ मैं आपको यकीनन दिखा ही रहा हूँगा।
दूसरे केस की तरह हम मूव करें तो इसमें हम रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट को डिटरमाइन करना चाहेंगे। एक बार फिर जो जनरल रिएक्शन है वो वही है जो कि मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया कि एक रिएक्टेंट ए वो रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट सी फॉर्म हुआ। अब हो सकता है मैं रिएक्टेंट ए के ज़रिए मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट सी को डिटरमाइन कर रहा हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं रिएक्टेंट बी ले लूँ और रिएक्टेंट बी की मदद से मैं प्रोडक्ट सी के अमाउंट को डिटरमाइन कर रहा हूँ। ऐसे मौके पे मैं जो स्टेटमेंट दूंगा वो स्टेटमेंट कुछ ये हो सकती है कि x ग्राम a या b के वो प्रोड्यूस करते हैं c के y ग्राम्स को। एक बार फिर सिनोनिम्स चेंज करके मैं स्टेटमेंट भी बदल सकता हूँ अगर चाहूँ तो, जैसा कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि a या b के x ग्राम वो ईल्ड करते हैं। ये केमिकल वर्ड है, इसका मतलब भी प्रोड्यूस करना ही होता है c के y ग्राम को। फिर उसके बाद मैं तीसरी स्टेटमेंट भी लिख सकता हूं जो कि है A या B के x ग्राम का गिफ्ट करना यानी कि प्रोड्यूस करना, वही मतलब निकलेगा C के y ग्राम्स को। तो इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट का सहारा लेकर मैं अपने सोल्यूशन को आगे बढ़ा रहा हूँगा उस वक्त कि जब मैं एक रिएक्टेंट से किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना चाहूँगा। तीसरा केस भी हमारे सामने मौजूद है। वो तीसरा केस ये है कि जब हम कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के अमाउंट को मालूम करना चाहें तो उस वक्त हम पैसिव का एक जुमला यूज़ करेंगे। रिएक्शन तो वही आपके सामने रखा जा रहा है, तो उस वक्त जुमला हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो सी प्रोडक्ट है उसके y ग्राम का मतलब ये कोई भी वेरिएबल है, इससे मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है किसे a या b के x ग्राम को। तो ये स्टेटमेंट मैं उस वक्त इस्तेमाल करूँगा कि जब कभी मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालूम करना मकसूद हो। तो यहाँ तक मैंने कुछ केसेस डिस्कस कर दिए और सोल्यूशन के लिए स्टेटमेंट लिखने का तरीका वो आपसे डिस्कस किया। अब बिला ताख़ीर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो मास रिलेशनशिप के हवाले से है। पहली एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। कहते हैं कैलकुलेट कर लीजिए मास को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और CaO कैल्शियम ऑक्साइड के डेट कैन बी ऑब्टेन, जो कि हमें हासिल होगा बाय हीटिंग, गर्म कर देने से, यानी कि डीकम्पोज करना यहाँ से मुराद लिया जाएगा। और डीकम्पोज हम किसको कर रहे हैं? CaCO3 के 25 ग्राम को। सवाल के साथ हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाती है। यहाँ पर वैसे तो इक्वेशन बाय इटसेल्फ क्या है? बैलेंस है, तो हमें यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि सवाल में ही जो इक्वेशन शामिल की जाती है उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में बैलेंस करके ही स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। बहरहाल अब डिस्कशन का ये जो स्टेटमेंट आ रही है स्टूडेंट, ये मैंने रेड मार्किंग से इस वजह से आपके सामने रखी है कि आपने इसको अपने फेयर रजिस्टर का हिस्सा नहीं बनाना। ये सिर्फ आपके और न्यूमेरिकल के दरमियान इंटरेक्शन के लिए एक नोट की सूरत में पॉइंट लिखा हुआ है, जिसको मैंने डिस्कशन का नाम दिया है कि यहाँ से सिर्फ आपने बात समझनी है, जो मैं कह रहा हूँ वो आपके सामने लिखा हुआ भी हो कि आप समझ लें कि मैं क्या बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो हमें कमांड लाइन बनानी है। कमांड लाइन बनाने का मतलब ये है कि सवाल में मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करूँगा और कलेक्ट करने के बाद उसको एक डेटा की सूरत में पेश करने की कोशिश करूँगा। वो डेटा किस अंदाज में होगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम शामिल करने जा रहे हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी और इसको मैं अपनी कॉपी के पेज के राइट अलाइन करके लिखूंगा, क्योंकि लेफ़्ट पर मुझे कुछ हेडिंग्स या कुछ फैक्टर्स मेंशन करना है। तो इस वजह से इक्वेशन को मैं मार्जिन लाइन के साथ नहीं बल्कि थोड़ा सा राइट अलाइन करके मैं लिखूंगा, बिकॉज सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर मासेस को डिटरमाइन करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लूँ कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाइए और क्लास 9 की जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है उसमें मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास की वीडियो को मुलाहिजा कर लें। वहाँ पर हमने इन डिटेल मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह उस वीडियो को देखने के बाद आपके मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिटरमाइन करने के हवाले से कन्फ्यूजन दूर हो सकेगी। अब मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के बाद हम मूव करते हैं मोलर मासेस की तरफ। मोलर मासेस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट लगा होता जो कि बैलेंस करने के लिए यकीनन लगाया जाता है, तो दरअसल वो कोफिशिएंट मोल रेशो की अलामत होता है और उस कोफिशिएंट को मैं मॉलिक्यूलर मास से जब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मोलर मास हासिल हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं उन सबको अगर मैं 1, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यकीनन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और यूँ इस तरीके से मेरे सामने मोलर मासेस आ जाएंगे। मोलर मासेस को हासिल करने के बाद अब क्या स्टेप होगा? अब मुझे ये देखना है कि मुझे कुछ मासेस दिए गए।
अच्छा, ये तो केमिकल रिलेशनशिप है ना। केमिकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इस वक्त हमने एटॉमिक मासेस का सहारा लेते हुए इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप निकाली है। तो ये तो आइडियलिटी है कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली हमने CaCO3 का कितना मास लिया है, तो उसको गिवन मास के कॉलम में मैं लिखूंगा कि वो मैंने 25 ग्राम लिया है। और इस गिवन मास को ले लेने के बाद मैं ये बताऊंगा कि मुझे रिक्वायर्ड मासेस की भी ज़रूरत है। वो रिक्वायर्ड मासेस क्या हैं कि मुझे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मासेस को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा केस आ गया है कि जिसमें मैं रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट के मासेस को डिटरमाइन करने जा रहा हूँ। आइए डेटा के बाद सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले डिस्कशन का एक पॉइंट कि दरअसल जब हम मास मास रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री की वो कर रहे होते हैं, तो इस दौरान हमें मॉलिक्यूलर मास की कोई ज़रूरत नहीं होती। दरअसल मॉलिक्यूलर मास जस्ट हमें लीड कर रहा होता है मोलर मासेस की तरफ, और यहाँ पर हम मोलर मासेस का इस्तेमाल करते हैं। किस अंदाज से करते हैं कि वो केमिकल स्पीशी आइदर रिएक्टेंट हो वो प्रोडक्ट कि जिसका हमें गिवन मास दिया जाए, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखने के साथ जिस स्पीशी या अननोन केमिकल स्पीशी के मास को डिटरमाइन करना है उसको हम राइट साइड में प्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली स्टेटमेंट मैं लिखना चाहूँगा, और वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखना सिखाई भी, कि जब हम रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट के मास को डिटरमाइन कर रहे हैं तो अंदाज कुछ ऐसे होगा, यानी कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 वो प्रोड्यूस करता है या वो ईल्ड कर रहा है 56 ग्राम ऑफ CaO को। अगर आप बैक पे जाके देखिए तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मोल रेशियो वाला हिस्सा है कि जिसमें हमने मोलर मास मालूम किए। तो चूंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट को मालूम कर रहे हैं, तो एक रिएक्टेंट वो प्रोड्यूस या ईल्ड करेगा किसको, 56 ग्राम ऑफ CaO को, जो कि एक प्रोडक्ट है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें इस रिलेशनशिप को 1 ग्राम या यूनिटी पे ले जाना होता है। मिसाल के तौर पे ना, अगर मैंने 12 अदद पेंसिल 160 रुपये की ख़रीदी हैं, तो मैंने एक पेंसिल कितने की ली है, तो यकीनन मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं यही करूँगा कि इस रिलेशनशिप को 1 ग्राम पे ले जाके चेक करूँगा कि भाई 100 ग्राम के लिए तो 56 का रेशियो है, 1 ग्राम के लिए क्या रेशियो होगा, तो उस दौरान मैं 56 को 100 से डिवाइड करूँगा। अब ये मैं 1 यूनिट पे आ गया हूँ। अब 1 यूनिट के बाद आने के बाद अब मैं अप्लाइड मास की तरफ जाऊंगा, यानी कि इन रियल मैंने CaCO3 का क्या मास लिया था, अब मैं उसको यहाँ पर फीचर करूँगा, जो कि था 25 ग्राम। अब मैं 25 ग्राम मास को डिस्कस जब कर लूँगा तो उसके बाद CaO का फाइनल मास मैं हासिल कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने उस 25 ग्राम को फीचर किया है, जो कि इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेगा, और जब मैं इन तमाम फैक्टर्स को सॉल्व कर लूँगा तो यूँ इस तरीके से मेरे सामने कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट आ जाएगा। तो ये पहला हिस्सा तो ख़त्म हुआ कि जब मैंने एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट को डिटरमाइन किया। अब मेरे सामने दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है कि जिसको भी मुझे डिटरमाइन करना है। सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ कैल्शियम ऑक्साइड अपने मोलर मास के साथ आया है वहाँ वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फीचर करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेडिंग डालने के साथ ही डिस्कशन में हम यही बात बता रहे हैं कि तमाम प्रोसीजर हमें सेम लेके चलना है। अब वो सेम प्रोसीजर क्या है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2। ये इनका मोलर रेशियो है बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर इसको हम क्या करेंगे, 1 ग्राम की तरफ लेके जाएंगे, और 1 ग्राम पे ले जाने के बाद एक बार फिर जो रेफरेंस या गिवन या अप्लाइड मास है CaCO3 का, उसको हम फीचर करेंगे, जो कि है 25 ग्राम, और फिर इसको हम 25 ग्राम की रिलेशन से मालूम कर लेंगे। तो 25 ग्राम की रिलेशन से CaCO3 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार को प्रोड्यूस करेगा वो हमारे सामने 11 ग्राम है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये पहला सवाल वो सॉल्व हो गया। यहाँ आंसर का टैग लगाएंगे और आंसर के टैग के साथ ही ये सवाल ख़त्म होता है। अब हम मूव करेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, ताकि जब हम एक और दफ़ा कैलकुलेशन करेंगे तो यकीनन हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे अंदाज से क्लियर हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मज़ीद टिपिकल करके आपके सामने लाऊंगा, जिससे कैलकुलेशन तो हमें समझ में आ ही जाए, लेकिन साथ में कुछ नई रिलेशन को भी हम सीख सकें। तो अब मास मास रिलेशनशिप के हवाले से दूसरी प्रॉब्लम है कि जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1.2 ग्राम H2 का वो यूज़ होता है, तो उसके नतीजे में क्या अमाउंट NO2 का वो इसके साथ इस्तेमाल होगा ताकि NH3 प्रोड्यूस हो जाए। यानी कि H2 एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमें बताई गई है, जो कि इन रियल हमने 1.2 ग्राम ली है। तो अब ये 1.2 ग्राम H2
N2 के कितने अमाउंट को कंज्यूम करेगा या यूज़ करेगा कि जिसके बाद जाके NH3 की एक ख़ास मिकदार हमारे सामने प्रोड्यूस होगी, जिसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सवाल को अंडरस्टैंड करने के बाद हम डेटा की तरफ मूव करेंगे और डेटा के हवाले से आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम पैटर्न हमें यहाँ पर फॉलो करना है। एक केमिकल इक्वेशन को जो कि बैलेंस्ड स्टेट में है उसको राइट अलाइन करके अपनी नोटबुक में हमें लिख लेना है। तो ये आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन और सबसे पहले हमें शुरू करना है किससे? मॉलिक्यूलर मासेस से। तो ये मॉलिक्यूलर मासेस आ गए इन मॉलिक्यूल्स के। अब उसके बाद हमें मूव करना है मोलर मासेस की तरफ। अब आप देखिए यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 28 AMU 1 से मल्टीप्लाई होकर 28 ग्राम ही हमें देगा। लेकिन हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल मौजूद है वहाँ पर कोफिशिएंट 3 को हम मौजूद देख रहे हैं। इसका मतलब 3 वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा जो कि मॉलिक्यूलर मास है H2 का। तो हमें इस तरीके से जाके मोलर मास हासिल हो जाएगा H2 का इस खास केमिकल इक्वेशन में। यूं ही NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ करना है कि इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास आया है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कोफिशिएंट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि ये कोफिशिएंट मोल रेशियो के लिए होता है। तो यकीनन मोलर मास मालूम करने के लिए मोलर रेशियो के कोफिशिएंट को हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोलर मास हासिल हो जाएगा। तो अब मैं मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास की तरफ बढ़ूंगा और इन फैक्टर्स को ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिंप्लीफाइड मोलर मासेस मेरे सामने मौजूद है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मैं गिवन मास की बात करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का मास वो दिया गया है, जिसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा और बाकी N2 और NH3 वाला हिस्सा में ब्लैंक छोड़ दूंगा, क्योंकि ये दोनों रिक्वायर्ड मासेस में आएंगे और इन दोनों के हवाले से मुझसे पूछा गया है कि मुझे H2 एक रिएक्टेंट की मदद से N2 रिएक्टेंट के मार्क्स को भी डिटरमाइन करना है। ये एक नई रिलेशनशिप आ गई जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में नहीं गुजरी थी। यहाँ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये अभी हमने पिछले सवाल में सॉल्व कर ही लिया है। तो यकीनन H2 से N2 का मास मालूम करना, ये रिलेशनशिप यकीनन इस सवाल के लिए हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोल्यूशन इधर मूव करेंगे और सोल्यूशन में सबसे पहले हम मालूम करेंगे N2 यानी नाइट्रोजन गैस के मास को, जो कि एक और रिएक्टेंट है। और इस रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस की रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या मालूम हो रहा है कि 6 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा किससे? 28 ग्राम ऑफ N2 से, या 6 ग्राम H2 का वो कंज्यूम करेगा या 6 ग्राम H2 का वो यूज़ करेगा 28 ग्राम ऑफ N2 को। तो मोलर मास के रिलेशन से हम अपने सवाल को शुरू करते हैं और शुरू में देखिए यही स्टेटमेंट हमने लिखी है। कोई भी एक सिनोनियम का वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सिंगल यूनिट की तरफ लेके जाएंगे कि 6 ग्राम के लिए तो ये रेशियो है, 1 ग्राम के लिए जनाब क्या होगा? तो इस 6 के फैक्टर को हम साइन ऑफ इक्वालिटी के दूसरी तरफ डिवाइड होता हुआ देखेंगे। देन आफ्टर इट हम क्या करेंगे? अप्लाइड मास या मैं कहूँ गिवन मास, उसको मैं लूँगा और गिवन मास क्या है? 1.2 ग्राम। और 1.2 ग्राम की रिलेशन से मैं N2 के यूज़ होने वाले अमाउंट का पता लगा लूँगा, जो कि क्या निकला? 14 ग्राम ऑफ N2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करनी है। ऐसे तो हमने ये मालूम कर लिया कि N2 की कितनी मिकदार या कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ। तो अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन में अलहदा से इसको ब्लॉक में करके भी लिख सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा ये आंसर चेक करने वाले के सामने अलहदा होकर बिल्कुल सेपरेटली नज़र आ रहा होगा और उसके लिए चेक करना आसान होगा। फ़िलॉसफी सिंपल सी है, आप चेकर का काम आसान बनाइए, वो आपको नंबर आसानी से दे देगा। तो आप अगर चाहें तो थोड़े से मज़ीद एफर्ट्स दिखाकर इस आंसर को नेक्स्ट लाइन में एक बॉक्स में इनक्लोज करके लिख दीजिए, जिससे आपका आंसर बिल्कुल सेपरेटली दिखाई देगा। और यकीनन ये काम उस वक्त ही कीजिएगा जब आपको अपने आंसर के ऊपर फुली कॉन्फिडेंट हो, वरना बजाय इसके कि आप अच्छे मार्क्स लें, नंबर डिडक्ट होने का भी खदशा मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर हमने रिएक्टेंट से रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अमाउंट को डिटरमाइन करने चलेंगे और यकीनन वो चीज़ हमने पिछले सवाल में देख ही ली है। तो अब हमें क्या करना है? NH3 जो कि प्रोडक्ट है, इसके अमाउंट को डिटरमाइन करना है। सिंपल सी टेक्निक है कि हम 6 ग्राम ऑफ H2 के मुतालिक कहेंगे कि प्रोड्यूस या ईल्ड करेगा 34 ग्राम ऑफ NH3 को। फिर 1 ग्राम की तरफ इस रिलेशन को लेके जाएंगे और जब हम 1 ग्राम की तरफ लेके चले जाएंगे तो अप्लाइड मास या गिवन मास जो कि 1.2 ग्राम है, उसकी रिलेशन से मैं NH3 को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा और आफ्टर कैलकुलेशन मुझे 6.8 ग्राम ऑफ NH3 वो मालूम हो जाएंगे। एक बार फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं एक बॉक्स में इनक्लोज करके दिखाऊंगा। यहाँ तक मेरा ये सवाल कंप्लीट हो गया, आंसर का टैग लगाऊंगा और मेरा क्वेश्चन ये भी मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हम मूव करेंगे एक और रिलेशनशिप की तरफ जो कि है वॉल्यूम रिलेशनशिप।
और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करनी है, वो ये कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रहते हुए किसी भी गैसियस सब्सटेंस का एक मोल वो ऑक्यूपाई करेगा 22.41 dm³ ऑफ वॉल्यूम को। यानी जब आप कहेंगे कि आपके पास अमोनिया का या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या नाइट्रोजन गैस का या हाइड्रोजन गैस का एक मोल है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रहते हुए हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उसने कम से कम 22.41 dm³ का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो ये यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है, हमें इसे याद रखना है। बोर्ड में MCQ में भी ये वैल्यू आती है, तो अगर आपको ज़हन नसीब वैल्यू याद रहे तो यकीनन आप MCQ में भी एक नंबर को हासिल कर सकेंगे। सवाल की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं NO प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे ये नो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, वो प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से। तो क्या वॉल्यूम NO का प्रोड्यूस होगा और O2 का कंज्यूम होगा? यानी कि यहाँ पे दो बातें हमें पता लगानी है, NO का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वो भी पता लगाना है, और N2 कितनी मिकदार O2 कंज्यूम करेगा वो भी हमें पता लगाना है। कि एक बार फिर रिएक्टेंट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने जाएंगे हम। और जो रिएक्टेंट की मालूमात दी गई है वो ये है कि 380.8 dm³ N2 को वो इस्तेमाल किया गया है। तो यकीनन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमारे सामने गैसियस मिक्सचर का कोई रिएक्शन होगा जिसको हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन हमारे सामने दे दी गई है। डेटा की तरफ मूव करेंगे, और डेटा से पहले एक बात ये डिस्कस करनी है कि यहाँ पर जब हम कमांड लाइन बना रहे हैं तो अब हम मास की जगह एक नए फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि है वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे हमें मास डिटरमाइन करना नहीं है, यहाँ पे हमें क्या डिटरमाइन करना है? वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ पे मास को क्यों डिस्कस करने लगे? यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मोलर वॉल्यूम का ही हवाला देंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो डेटा में इक्वेशन सामने आ गई, और इक्वेशन में मोलर वॉल्यूम्स। अब हर एक मोल का वॉल्यूम 22.41 है, और अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है यकीनन तो कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर जबकि कोफिशिएंट 2 मौजूद है तो हमें उस एक मोल के वॉल्यूम को कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमारे सामने सिंप्लीफाइड मोलर वॉल्यूम्स हासिल हो जाएं। गिवन वॉल्यूम क्या है? गिवन वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ जो हमें दिया गया है वो N2 का है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जबकि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है तो उसमें हमारे सामने O2 एक रिएक्टेंट है, उसका वॉल्यूम मिसिंग है, वो मालूम करना है। जबकि NO एक प्रोडक्ट है जिसका वॉल्यूम भी हमें मालूम करना है। वैसे अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखूं तो N2 और O2 1:1 की रिलेशनशिप में है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होना चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेशन से वैसे गुजारेंगे, लेकिन कैलकुलेशन से गुजारने की हाजत नहीं है, लेकिन फिर भी सोल्यूशन में हम एक दफ़ा कैलकुलेशन करके चेक भी कर लेते हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, और सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि हम ऑक्सीजन गैस के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और कैलकुलेशन में हम ये कहेंगे कि 22.41 dm³ N2 यानी नाइट्रोजन गैस का वो रिएक्ट करेगा यकीनन 22.41 dm³ ऑफ ऑक्सीजन से। जिस गैस के मुतालिक हमें मालूमात या जिस केमिकल स्पीशीज के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात होती है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे, और जिसको मालूम कर रहे होते हैं उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो ये बात हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसको 1 यूनिट की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ हमने 1 यूनिट के हिसाब से इनकी रिलेशन मालूम कर ली है। अब गिवन वॉल्यूम की मदद से भी हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और वो जो गिवन वॉल्यूम है वो है 380.8 dm³ ऑफ N2। तो उसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आप देखिए जो रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही रिज़ल्ट हमारे सामने आया, यानी कि 380.8 dm³ ऑफ N2 वो यकीनन रिएक्ट करेगा 380.80 dm³ ऑफ O2 because due to the similar mole ratio as we have seen in balanced chemical equation। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कंडीशन सामने आ ही रही थी, और यही केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे सामने देखी, जिसको डिस्कशन में हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस भी किया है कि जब 1:1 का रेशियो है तो यकीनन एक केमिकल स्पीशी का जो वॉल्यूम होगा हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि दूसरी केमिकल स्पीशी का भी वही वॉल्यूम हमारे सामने आ सकता है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे N2 से NO के वॉल्यूम को डिटरमाइन करने की तरफ, और यहाँ पर हम NO को फीचर करेंगे और दोबारा रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे कि 22.41 dm³ ऑफ N2 वो प्रोड्यूस करेगा 44.8 dm³ ऑफ NO, बिकॉज इनका आपस में रेशियो क्या है? 1:2 का। अब उसके बाद इसको 1 यूनिट की तरफ लेके जाएंगे, और फिर 1 यूनिट की तरफ ले जाने के बाद जो गिवन वॉल्यूम है N2 का उसको यहाँ पे फीचर करेंगे जो कि 380.8 dm³ है। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लेकर आएंगे इस रेशियो के साथ, और जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से गुजर जाएंगे तो यकीनन हमारे सामने
NO का वॉल्यूम वो आ जाएगा, जो कि आया है 761.6 DMQ। तो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आंसर का टैग लगाएंगे और ये सवाल ख़त्म। यहाँ तक स्टोइचियोमेट्रिक की कैलकुलेशन के हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हमने कवर किए। यही न्यूमेरिकल या यही कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बनेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए। और इस चैप्टर से बात करूं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक अहम टॉपिक है जो कि बोर्ड के एग्जाम में अल्टरनेट क्वेश्चन बन के सामने आता है। एक साल हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल को देखते हैं तो एक साल हम गैस स्टोइचियोमेट्री के सवाल को मुलाहिजा कर रहे होते हैं। तो इन्हीं तमाम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक को कवर करने जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इस टॉपिक को समझाने के लिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इन फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।